controls relating to accuracy of processing of data, कि डाटा जो प्रोसेस हो रहा है उसकी एक्यूरेसी से रिलेटेड जो कंट्रोल है वो क्या है, प्रोसेसिंग कंट्रोल है। और ये कोई 6 दफ़ा ऑडिट का जो पेपर है उसमें टेस्ट हो चुका है। सेम यही डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स की 2 टाइप्स हैं, क्या? सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इनको अगर हमने बताना हो कि क्या क्या है, बता सकते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स क्या है? ऑथराइजेशन ऑफ व्हाट? ऑथराइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? देयर शुड बी पेपर वर्क ऑफ द सिस्टम डेवलप्ड। किस लिए? किस लिए? टू मेक फ्यूचर चेंजेस इजीली, टू मेक फ्यूचर चेंजेस इजीली। और तीसरा कंट्रोल क्या है? व्हाट इज टेस्टिंग? सिस्टम शुड बी टेस्टेड, सिस्टम शुड बी टेस्टेड थ्रू डमी ट्रांजैक्शंस। किस लिए? टू आइडेंटिफाई एरर्स एंड बग्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ये हम सेंटेंसेस बना रहे हैं। सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स बताएं क्या है, डिस्क्राइब करें। तो एक एक पॉइंट को पकड़ो और उसका सेंटेंस बना दो क्यों। What is implementation? Training should be provided to user. Training should be provided to user about how to use the system. और next क्या था? There should be review and monitoring of the system. किस लिए? किस लिए? किस लिए review monitoring? किस लिए? To identify any weaknesses and ensure system working properly. To ensure system working properly and to identify any weaknesses. और लास्टली क्या था? Amendments, changes in the IT system should be authorized, documented, tested, users should be trained against it and also review and monitored. यही बातें थी। इसमें रटा क्या? एक सिनेरियो आता है आपके सामने, उसके अंदर से पॉइंट आइडेंटिफाई करके अपनी अंग्रेजी बना के लिखते हो। तो ये मैंने आपको 6 वर्ड्स बता दिए, आपने क्या करना है, अंग्रेजी बना के इनके 6 पॉइंट लिख देने हैं। रटा लग गया? हाँ, एक दफ़ा जाके ये 6 पॉइंट के 6 सेंटेंसेस बना के लिख लेने हैं, रटा लग गया। कल पता चलेगा भूल गया। क्या करना है? वो अपना लिखा हुआ नोट्स नहीं, अपना लिखा हुआ यूं सामने लाना है और देखते ही दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये बातें थी। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये वो जो 1.5 घंटा आपको क्लास के अलावा पढ़ना है, वो ये काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स थे हमारे पास, क्या थे? इंटेग्रिटी ऑफ हार्डवेयर हेडिंग दे दी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? टू अवॉइड मिसयूज ऑफ हार्डवेयर देयर शुड बी सम फिजिकल कंट्रोल्स। व्हाट आर द फिजिकल कंट्रोल्स? Lock door, CCTV cameras, security guards, staff search, wire lock, briefcase और access control। यही थे। उसके बाद हेडिंग दो इंटेग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है? मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर शुड बी अवॉइडेड। मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर शुड बी अवॉइडेड। कैसे? There should be password on the system and there should be restricted login ID for the staff. Next क्या था? Segregation duty। मतलब क्या है? There should be separate staff. There should be separate staff for system development, system usage and system changes. किस लिए? To avoid fraud relating to the system. To avoid fraud relating to the system. या टू अवॉइड फ्रॉड रिलेटिंग टू डिजाइन ऑफ द सिस्टम। तो एक ही बंदा चलाने वाला है तो फ्रॉड कर सकता है, कैसे? डिजाइन चेंज करके, अगर डिजाइन भी वो खुद कर सकता है तो इसलिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या था? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन देयर शुड बी डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स, i.e. बैकअप्स, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, इंश्योरेंस अरेंजमेंट, contacts with other organization for support,
service or agreement with IT firms, or there should be system log. क्या हो गया इसमें, रटा क्या लगाना है, पता तो है आपको सारा, नहीं पता? हाँ, नोट्स तो खुले ही अभी, क्या हो गया? उसके बाद चले गए एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग कंट्रोल में. There are 2 types of application or processing control. नहीं, 3 types of application or processing control. i.e. input of data controls, processing controls and master file controls. Master file controls क्या हैं? Only top level management should be authorized to access master file because it contains sensitive data. All changes in the master file should be documented. No access should be provided to master file without password. क्या कहला है? Next क्या था? Checks on amendment should be made, i.e. approval process for amendments or any print out to make ensure changes saved properly. और lastly क्या था? There should be periodic review of the master file to ensure it is working properly. अंग्रेजी बनानी है, बस वर्ड्स मैंने आपको दे दिए. हाँ, पासवर्ड में किन बातों का ख्याल करना है? Should not be familiar words, should not be familiar easily guessable words, should be alphanumeric, must be changed after certain time, and should not be written या placed on the desk. Input of data control से only authorized user should input data into the system, and for this purpose system ensure authorized user. कैसे? Through password, through thumb impression, through face ID या through dialogue. Dialogue बोले तो by asking security question. Data should be entered into the system completely, and for this purpose each sheet of the batch should be pre-numbered and signed crossed after entry into the system. ठीक हो गया? Data should be entered accurately. Yes, verification. And for this purpose there should be verification check to avoid typing error, i.e. same data should be entered twice by 2 different operators. System should compare both if same, accept one and process, otherwise reject. क्या कहला? अंग्रेजी सिंपल लिखनी आती है आपको. And there should be some validation checks while inputting data. क्या? i.e. check digit verification to avoid transcriptional transpositional error in the data. Existence check to avoid non-defined data. Format check to avoid wrong formatted data. Limit range check to avoid out of range data, and hash total to ensure all fields have been completed properly. What are the processing control? Data encryption. What is data encryption? Data should be transferred from one place to another in a coded form, i.e. encrypted form. क्या ख्याल है? ये आईटी कंट्रोल्स थे, आपने लिख लिए. रटा क्या है इसमें? रटा है कि वो सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल के 6 वर्ड्स क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के वो 4 वर्ड्स क्या थे, नहीं फिजिकल कंट्रोल क्या है वो बताएं 5, नहीं आप बताएं पासवर्ड में किन बातों का ख्याल करना है. अच्छा, एंटीवायरस क्या करते हैं? वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वायरस को रिमूव करते हैं और सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वायरस. सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वायरस. कैसे? वायरस को डिटेक्ट करने में हेल्प देते हैं और वायरस को सिस्टम से रिमूव करने में हेल्प देते हैं. ये 3 पॉइंट लिख दो. वायरस की टाइप्स भी हैं. ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, trapdoors, logic bomb, time bomb, denial of services. Trojan horse क्या करता है? Entered into the system through any software and transfer to other software and corrupt them.
वॉर्म क्या करता है? ट्रांसफर थ्रू एन अफेक्टेड फाइल एंड मल्टीप्लाइज हिम ऑन अदर फाइल्स। और ट्रैपडोर्स क्या करता है? एंटर इनटू द सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय इनपुट डाटा कंट्रोल्स एंड डिस्ट्रॉय इनपुट डाटा कंट्रोल्स। लॉजिक बॉम्ब क्या करता है? इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इज एक्टिवेटेड ऑन सर्टन इवेंट्स, on certain events. Time bomb enter into the system and activated on a certain data time. And Daniel services that create different pop-up menus over your main work and disturb the main work. ये क्या थी? टाइप ऑफ वायरसेस। 6 एग्जामिनर को कह दे कुछ 4 टाइप ऑफ वायरसेस आप बता दें क्या क्या हैं, बता सकते हैं? क्या ख्याल है? और क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईएस? डिवाइसेस इक्विपमेंट्स यूज्ड टू रिसीव, उसके बाद क्या करना है? रिसीव करने के बाद प्रोसेस, स्टोर और उसके बाद रिट्रीव या ट्रांसमिट डाटा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आईटी। आईएस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एज वेल एज पीपल यूज टू रिसीव, प्रोसेस, store, retrieve, transmit data information is called IS. IS is a broader term as compared to IT. IT includes only hardware, while IS include hardware as well as software. ये differentiate होगी IT और IS. नहीं, different categories of IS जो है वो आप बताएं। categories ना, वो types हैं, strategic, tactical और operational। वो 3 टाइप्स हैं। कैटेगरीज जो बिजनेस में यूज होते हैं आईएस, वो क्या है? टीपीएस, एमआईएस, ईआईएस, डीएसएस, एक्सपर्ट सिस्टम और ईआरपी जो हमारी बुक के अंदर हैं। इनमें से अगर कोई 1-2 को स्पेसिफिकली पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। एमआईएस, ईआईएस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एमआईएस इंटरनल फोकस्ड है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ओवर डिपार्टमेंट्स, जबकि ईआईएस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोकस्ड है। क्या कहलाता है? इंडस्ट्री मार्केट डाटा प्रोवाइड करता है। एमआईएस स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है और हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, वाइल ईआईएस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोवाइड करता है ऑन अ डैशबोर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। टीएसएस क्या था? A system that help middle managers for making short-term decision, i.e. preparing budgets. कैसे? By using equations and formulas. क्या करता है? हेल्प देता है इन कैलकुलेशंस ऑफ बजट्स। एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्प्रेडशीट पैकेजेस कैन बी यूज्ड एज ए डीएसएस। मतलब कोई भी सिस्टम पूछ रहे, कोई 2-3 लाइनें क्या लिख लोगे या बस ब्लैंक हो जाओगे कि पूछ लिया? नहीं, लिख लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट है तो लिख लेंगे। और यही चीज़ मैं डेवलप करना चाहता हूँ कि खुद से आपको लिखना आना चाहिए, रटा सिर्फ वर्ड्स कि ये हेड है तो इसके अंदर अच्छा ये 5 पॉइंट हैं, वो वर्ड्स मैंने आपको दे दिए, बाकी उसकी अंग्रेजी सेंटेंस आपने बनाने हैं। वो अगर बनाना नहीं सीखोगे तो पर्चा तो पास ही नहीं हो सकता। क्यों? वो जो पेस्टल 5 फोर्सेस, स्वॉट, वैल्यू चेन ये हमने किया, वहाँ पे तो अंग्रेजी खुद से लिखनी है। वहाँ पे तो कोई रटा नहीं है। तो जब वहाँ पे लिखनी है तो ये वर्ड्स के वो आगे लिखने में क्या मसला है? अगर कॉन्सेप्ट है कि वर्ड्स हैं क्यों? क्या लर्न करना है? जो बोर्ड पे मैं लिख रहा होता हूँ वो लर्न करना है, बाकी उनकी अंग्रेजी बनानी है। अगर कॉन्सेप्ट है तो ये एक टॉपिक क्यों है ये पता होना चाहिए, बस इसकी रीज़न क्या है, इसके अंदर ये हेड है, इसका मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए, बाकी लिखा जा सकता है। चलिए आगे, चलो वापस आ गए। हाँ, बिजनेस स्ट्रैटेजी हमने कहीं पे एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर से हमारा पूरा का पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस निकला था। बिजनेस स्ट्रैटेजी इन सिंपल वर्ड, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेज करने का मतलब क्या है? बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिफाइन करना।
या हमने कहा बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कि कंपटीशन को कैसे डील करना है। क्यों कंपटीशन डील हो गया तो बिजनेस मैनेज हो गया, कंपटीशन डील नहीं हुआ तो बिजनेस मैनेज नहीं हुआ। और कैसे कंपटीशन को डील करना है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटेजीज, या हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर मेड, कि कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, कैसे स्ट्रैटेजीज फार्मुलेट की जाती हैं। तो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं कैसे, थ्रू स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कि पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स एनालाइज करते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, थ्रू स्ट्रेटेजिक चॉइस, उसके बाद हम ऑप्शंस देखते हैं और उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, मीन अपनी एक स्ट्रैटेजी चूज करते हैं, एंड देन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, मीन हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजी चूज की है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाते हैं ताकि पोजीशन को स्ट्रांग बनाया जा सके। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मीन टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, या टू एनालाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और उसके लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनालिसिस, इनसाइड आउट अप्रोच रादर देन आउटसाइड इन अप्रोच। इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें देखने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिसोर्सेज एंड रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस बोले तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, क्यों रिसोर्सेज अच्छे होना इनफ नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे रिसोर्सेज मीन अच्छे क्वालिफाइड कंपिटेंट एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन अगर उनको एक डब्बे में बिठा दिया, उनको यूज़ ही नहीं कर रहे आप, डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं है, आफ्टर सम टाइम वो भी गधे बन जाएंगे। अच्छी मशीनरी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर यूजेज ही नहीं कर रहे तो मशीनरी टेक्नोलॉजी भी आफ्टर सम टाइम ऑब्सोलीट हो जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी। इसलिए सिर्फ रिसोर्सेज अच्छे होना, एक्वायर कर लेना इनफ नहीं है, उनकी अच्छी यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, प्रेफरेबल है क्या, पोर्टर्स वैल्यू चेन, 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज को देखना है कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। क्या कह रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज। 4 सपोर्ट एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, आईटी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। What is meant by inbound logistic? How inputs are handled, i.e. how material is purchased, delivered to business and storage. What is operation? Converting input into output, i.e. production methods, whether labor intensive or machine intensive. What is outbound logistic? How outputs are handled as well as deliver products to the customer. What is marketing and sales? How to attract, exploit and persuade the customer by using 4 P's of marketing. By using 4 P's of marketing, plus what is the sales channel of the business, either through outlet or website. कि सेल चैनल आपका क्या है, आप आउटलेट के थ्रू सेल करते हो या वेबसाइट के थ्रू करते हो या बोथ करते हो। What are the services? These are after sale services like warranty, repair, installation, helpfulness, training to employees of the client. क्या कह रहा है, एक ही क्लाइंट में डिफाइन भी किया जा सकता है। एग्जामिनर का बनता नहीं है, लेकिन अगर वो कह दे कि नहीं प्राइमरी एक्टिविटीज आप डिफाइन करें तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, i.e. एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग सिस्टम,
फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एंड बिल्डिंग स्पेस। क्या कहला है? स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग सिस्टम कैसा है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट क्या है और बिल्डिंग स्पेस क्या है। व्हाट इज मीन बाय प्रोक्योरमेंट? buying of inventory as well as asset. What is the difference between purchase and procurement? प्रोक्योरमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग, परचेजेस के बारे में जो डिसीजन लेते हैं उसको ज्यादा बकवास। What is the difference between purchase and procurement? दोनों बाइंग है, दोनों बाइंग है। जब आप किसी दूसरे बिजनेस से बाइंग करोगे तो ये है प्रोक्योरमेंट। दूसरा बिजनेस मीन आप सप्लायर से कोई बाइंग कर रहे हो, वो भी एक बिजनेस है ना, तो इसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। जब एक बिजनेस और एंड कंज्यूमर के बीच में बाइंग है तो इसे बोलते हैं परचेज। आपसे कोई कस्टमर मीन कंज्यूमर बाय कर रहा है चीज जिसने यूज करनी है, कंज्यूम करनी है, वो बिजनेस नहीं है, तो वो आपसे क्या कर रहा है? परचेज। अगर आप किसी बिजनेस को बेच रहे हो चीज और वो प्रोक्योरमेंट आपसे कर रहा है, आप किसी दूसरे बिजनेस से बाइंग कर रहे हो, मीन बिजनेस टू बिजनेस जो बाइंग है ये क्या है? प्रोक्योरमेंट। बिजनेस टू कंज्यूमर जो बाइंग है इसे बोलते हैं परचेज। प्रोक्योरमेंट बिजनेस टू बिजनेस बाइंग, ठीक हो गया। और आप जब सप्लाईज लेते हो किसी बिजनेस से लेते हो ना, तो इसके लिए मेन टर्म क्या यूज की जाएगी? परचेज नहीं, प्रोक्योरमेंट। कोई कंज्यूमर आपसे चीज बाय करता है तो आपने तो सेल रिकॉर्ड की, वो क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज। बिजनेस ने तो हमेशा बिजनेस ही परचेज करना है। दोनों का मतलब बाइंग है सर, इसमें रिसेंट दोनों का मतलब बाइंग है, लेकिन प्रोक्योरमेंट वर्ड कहां पे यूज होगा? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बाइंग कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके लिए अच्छा वर्ड क्या है परचेज की बजाय? प्रोक्योरमेंट। एक कंज्यूमर जब किसी बिजनेस से बाय कर रहा है तो इसके लिए अच्छा वर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा यहाँ पे प्रोक्योरमेंट। उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? परचेज। बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों का मतलब सेम है, अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। आप बिजनेस से चीज बाय कर रहे हो, उसे परचेज भी लिख दो, ठीक है, लेकिन अच्छी टर्म क्या है? प्रोक्योरमेंट। तो प्रोक्योरमेंट और परचेज में फिर डिफरेंस क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस जो बाइंग है वो प्रोक्योरमेंट होती है, और कस्टमर कंज्यूमर टू बिजनेस जो बाइंग है वो परचेज होती है, ठीक हो गया। इसलिए अगर हम कोई एसेट बाय कर रहे हैं किसी दूसरे बिजनेस से तो प्रोक्योरमेंट है। क्या कह रहा है? कोई कंज्यूमर हमसे चीज बाय कर रहा है तो वो क्या है? परचेज कर रहा है। वापस आ गई। इंटरनल एनालिसिस के लिए हमारे पास एक और भी मॉडल है, वो क्या है? रिसोर्स मॉडल। क्या है रिसोर्स मॉडल? 7M रिसोर्सेस, मनी, मटेरियल, मार्केट, मैन पावर, मैन्युफैक्चर, मैनेजमेंट और मेकअप। और हमारे रिसोर्सेज के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फॉर सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। वाइरो स्टैंड्स फॉर वैल्यूएबल, imperfect imitation, rare, and organization to make them unique. पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। पोजीशन को एनालाइज इंटरनल एनालिसिस भी करना है और एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। इंटरनल एनालिसिस क्यों परफॉर्म करना है? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ क्या है? अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या कहोगे आप? स्ट्रेंथ क्या है? These are internal strength in the resources of the business. These are internal strength in the resources of the business to achieve its objective. Weaknesses क्या है? These are internal weaknesses in the resources of the business that prevent in achieving objective. मीन वो इंटरनल वीकनेसेस एंड रिसोर्सेज में जो ऑब्जेक्टिव मीट करने से आपको रोक रही है। और एक्सटर्नल एनालिसिस से हमें क्या आइडेंटिफाई होंगे? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी? These are developments in the environment.
These are developments in the environment that help the organization in achieving its objective. What are threats? These are factors in the environment. These are factors. क्यों developments positive होती हैं तो ये क्या है? Factors हैं in the environment that prevent the organization in achieving its objective. ठीक है, वो डेवलपमेंट्स जो हेल्प दे रही है हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में, वो अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो फैक्टर्स जो प्रिवेंट कर रही हैं हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में, वो क्या हैं? थ्रेट्स हैं. एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड environmental analysis, and a firm operate in two types of environment, i.e. industry environment and macro environment. And to analyze industry environment, Porter 5 forces is used. Industry life cycle is used. Preferable is Porter 5 forces. And to make macro environment analysis, we use Pastel factors. Pastel factors: political, economical, social, technological, ecological, legal. Economical नहीं, इकोनॉमिक. चीप सस्ते फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक. पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आता है? टैक्स कहाँ पे आएगा? इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल में? पॉलिटिकल में. टैक्सेशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स पॉलिटिकल में. प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंट की कोई भी फेवर है हमारे लिए तो वो पॉलिटिकल फैक्टर है. गवर्नमेंट का कोई भी हमारे अगेंस्ट डिसीजन है तो वो पॉलिटिकल है. इकोनॉमिक फैक्टर में हमने क्या लिखना है? जीडीपी, नेशनल इनकम, ग्रोथ या डिक्लाइन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये जो डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है बिजनेस को अफेक्ट करता है. ये कैसे अफेक्ट करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अफेक्ट करता है कि आप अगर इंपोर्ट बाहर से कर रहे हो तो उससे आपकी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी. डॉलर का नीचे जाना आपकी कॉस्ट को कम करेगा. पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो रही है? डॉलर महंगा हो रहा है. क्यों? सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. क्या कह रहा है? अपने आप को देखो, आपके पास अभी इस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले तो मोबाइल, उसके साथ जितनी एसेसरी इंपोर्ट. इवन ये पेन भी कुछ आपके हाथ में इंपोर्टेड होंगे चाइना की कंपनियों के. क्या कह रहा है? कैलकुलेटर इंपोर्ट, आपके बैग्स इंपोर्ट. 90% इंपोर्टेड है. तो इस वजह से महंगाई होगी जब डॉलर ऊपर जाएगा. क्यों? वो चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं हम यूज़ कर रहे हैं वो महंगी होंगी ना. क्यों बाहर से अब महंगी मिल रही हैं? क्यों नहीं? खरीदने के लिए अब बाहर ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है. डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? डॉलर की डिमांड की वजह से. डॉलर की डिमांड क्यों है? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा ले रहे हैं. तो क्या है? इंपोर्टेड गुड्स आज बंद कर दें, डॉलर नीचे आ जाएगा. क्या कह रहा है? इंपोर्टेड गुड्स का यूज ज्यादा हो रहा है. आप अपने पर्सनल लेवल पे देख लो. आज से 3 साल पहले अपना मोबाइल और उसके साथ एसेसरीज वाले कोई कॉस्ट देख लो और अब की देख लो, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा. ये तो आपके पर्सनल लेवल पे इंपोर्ट बढ़ी है. बिजनेस के लेवल पे जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आती है, सब कुछ कहाँ से आना है? बाहर से. सर एक ही कंफ्यूजन है, हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तो फिर सिर्फ डॉलर ही हमारा. दुनिया में ट्रेड के लिए एक करेंसी डिफाइन की गई और वो है डॉलर. दुनिया में ट्रेड के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी है, वो है डॉलर. आप चाइना से भी कोई प्रोडक्ट की प्राइस लोगे ना, और डॉलर में आपको प्राइस देंगे. हम लोग उन्हें डॉलर पे करेंगे. आप उन्हें डॉलर पे करोगे. नहीं, आपको प्राइस कहीं से भी बाहर से मिलेगी तो डॉलर में प्राइस देंगे. क्यों? ये अमेरिका ने एक चीज़ दुनिया के अंदर डेवलप कर दी है कि ट्रेड जो है वो वर्ल्ड वाइड किस करेंसी में होगी? डॉलर में. और चाइना और अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये डॉलर ऊपर नीचे कैसे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट?
डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, आप लोगों ने बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। क्या ख्याल है? बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो फेवरेबल होता है या फिर अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हैं और इंपोर्ट कम है। दिस मीन आपने बाहर से पैसा लेना है, क्यों? चीजें आपने भेजी ज्यादा है, मंगवाई कम है, तो इन नेट आपने लेना है, और जब लेना है उन्होंने देना है। कैसे देना उन्होंने? आपका पाक रुपये बाय करके देना है, अपना डॉलर बेच करके, तो उससे डॉलर नीचे जाएगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट जब ज्यादा है तो बाहर आपने पैसा नेट में देना है, और देना कैसे है? उनका डॉलर बाय करके। मीन ये मेरी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करो, क्यों? मैंने बाहर डॉलर भेजने हैं, तो उसे डॉलर आप जाएगा। तो एक ये भी रीजन है हमारी एक्सपोर्ट कम या रही नहीं। सर उनकी क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? कंपीटिटिव प्राइसेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये आए दिन कोई भी मौलवी उठ के धरने देना शुरू कर देता है, रोड ब्लॉक कर देता है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान की। जब जिसका दिल करता है 40-50 लोग इकट्ठे करता है, एक रोड ब्लॉक करके बैठ जाता है। सर पहले गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सर पहले गवर्नमेंट भी तो नेशनलाइजेशन का फुल कंसेप्ट लेके आई थी, फिर इससे तो नुकसान होगा। वो लाने की कोशिश करती है, यहाँ पे लोग खप डालना शुरू कर देते हैं, मारे गए लुटे गए। क्यों? जाहिलियत बहुत ज्यादा यहाँ पे, जाहिलियत बहुत ज्यादा। सो ये मेन रीजन है डॉलर के ऊपर जाने की। एक्सपोर्ट नहीं है हमारी, क्यों? प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सारी जिंदगी ये इकॉनमी चली करप्शन पे है। जितने भी करप्ट लोग थे उनकी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे। हमने उनकी करप्शन को रोकने की कोशिश की, उन्होंने पैसा छुपा लिया, पैसा छुपा लिया, छुपाई रखा 2-3 साल हो गए, छुपाई रखा। अब क्या किया? बाहर में जाए पाकिस्तान, हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं। अब उठा के बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर जाएगा तो क्या होगा? डॉलर खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा? खरीदा जाएगा। उससे और डॉलर ऊपर जा रहा है, जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इसी बात की तो उनको समझ नहीं आ रही। करप्शन अलाउ कर दें, आज इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। हराम की कमाई अलाउ कर दें, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। कैपिटलिज्म। क्या ख्याल है? तो ये मसला है मेनली डॉलर के ऊपर जाने का। खैर हम कहाँ पे आगे, वापस आगे पेस्टल फैक्टर्स में। सोशल फैक्टर क्या थे? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोले तो टाइप ऑफ सोसाइटी के, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं। मीन उसके प्रेफरेंस, उसका फैशन, उसका ट्रेंड हमारी प्रोडक्ट्स का है या नहीं है। है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। उस सोसाइटी की सोच हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं। है तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इनोवेशन। जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे टेक्नोलॉजी हमारे टाइप की अवेलेबल है या नहीं। क्यों? अगर है तो ये ऑलवेज कॉस्ट एफिशिएंसीज में, क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प देती है। ठीक हो गया? हाँ, इसको अडॉप्ट करने पे कॉस्ट आती है, लेकिन वो कॉस्ट आपकी बिजनेस के फायदा देगी। वो कॉस्ट बेयर नहीं करोगे तो आप अवॉइड नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। लाइक नोकिया, तबाह बर्बाद हो जाओगे। क्यों? अब आईटी के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना सर्वाइवल दुनिया में नहीं है। मोबाइल बंद हो जाएगा तो आपकी नब्ज चलना बंद हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो यही हाल बिजनेस का भी है। बिजनेस टेक्नोलॉजी के बिना अब नहीं चल सकता। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? एनवायरमेंटल कंसर्न। एनवायरमेंटल कंसर्न इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।
नहीं करेंगे तो ड्यू टू बैड रिप्यूट कस्टमर लूज होने से पोजीशन अफेक्ट हो जाएगी। लीगल फैक्टर क्या? लॉस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, क्यों? उनकी कंप्लायंस इंश्योर करना में, कंप्लायंस करने पे कॉस्ट आती है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अफेक्ट होता है। कंप्लायंस नहीं करेंगे तो लीगल एक्शन हमारे बिजनेस को तबाह कर देंगे। वो लीगल फैक्टर की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपनी लॉ, कंज्यूमर लॉ, इस तरह से कोई डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी हो सकते हैं कि अगर आप दूसरों का डाटा अपने पास होल्ड करते हो तो उसकी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बगैर किसी पर्पस के दूसरों का डाटा आप होल्ड नहीं कर सकते, इलीगल है। मीन दूसरों के फेक फेसबुक आईडी बनाना इलीगल है, इसलिए रखते बंद कर दो, अगर बनाए हुए हैं तो इलीगल है। किसी और का नाम यूज़ करते हुए फेक आईडी बनाना ये इलीगल है। क्यों? वो डाटा किसी और का है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइफ साइकिल क्या था? लाइफ साइकिल क्या था? 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। और उसके अंदर हमने कुछ बातें करना आनी चाहिए। प्रोडक्ट इन 4 स्टेजेस पे हमारी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कस्टमर कैसा होता है, कौन होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल हमारा क्या होता है, और मेनली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारे क्या होते हैं हर स्टेज पे। व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर? Important business features are product features. Important business features are product features that are necessary for success of the business to achieve its objective. क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल दी जा सकती हैं? क्या हो सकते हैं? हैवी मार्केटिंग, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, लोअरिंग द प्राइसेस, ये क्या है हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्या हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं। एक्सपैंडिंग बिजनेस, ये क्या हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। कहाँ से पता चलता है ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर? जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंपैक्टर क्या कर रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, सब्स्टिट्यूट कोई आए हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। पेस्टल फैक्टर से हमें पता चलेगा कि सोसाइटी के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स चेंज हो रहे हैं तो हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इसमें इनोवेशन आ गई है तो हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इकॉनमी डाउन में चली गई है तो हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। मीन एक्सटर्नल एनालिसिस से हमें पता चलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी। क्यों? ये चेंज होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो बिजनेस को कुछ नया करने की जरूरत होती है। वो जो नया करने की जरूरत है वो है क्या? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। क्यों? वो नहीं किया तो आपके बिजनेस की सक्सेस रुक जाएगी, ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। सो पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों? जस्ट टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग है या फिर वीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। क्यों? जस्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्यों? इससे भी पता चलता है कि बिजनेस की करंट नहीं फ्यूचर पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। ये फ्यूचर पोजीशन स्ट्रांग है और इनसे फ्यूचर पोजीशन वीक है। इनसे मेनली करंट पोजीशन पता चलेगी, लेकिन उनसे करंट नहीं फ्यूचर का भी पता चलेगा। क्यों? हमने जो स्ट्रैटेजीज बनानी है वो किससे रिलेटेड बनानी है? फ्यूचर से रिलेटेड बनानी है। तो इसलिए फ्यूचर को भी देखना है कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन रखने में, और थ्रेट्स क्या हैं जो अभी नहीं तो फ्यूचर में हमें अफेक्ट कर सकते हैं। या पोजीशन को हम शॉर्ट वे में डायरेक्टली भी एनालाइज कर सकते हैं थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस, और पोजीशनिंग एनालिसिस होगा थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड स्वॉट। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस इंटरनल देखी जाएंगी, अच्छी बातें स्ट्रेंथ, गंदी गलीज बातें वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एक्सटर्नल देखे जाएंगे। कैसे? दिमाग में पेस्टल 5 फोर्सेस की 11 हेडिंग को रखते हुए। जो पॉजिटिव हैं वो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो नेगेटिव हैं वो क्या हैं? थ्रेट्स हैं। इनको दिमाग में रखे बिना अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स
औखी हो जाएंगी आइडेंटिफाई करना। और हमने कोई एक राइज कॉलेज पे भी अप्लाई कर लिया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पे भी अप्लाई कर लिया, और हमने कोई 3-4 क्वेश्चंस भी इसके ऊपर देख लिए। तो अगर एग्जामिनर एक डाटा दें और आपको कहें कि आप इसका इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करें, एक कंपनी का डाटा दिया और उसने कहा कि आप कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट एनालाइज करें, कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे? कंपनी का डाटा है और उसने कहा जी कि एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, पोर्टर वैल्यू चाहिए, पोर्टर वैल्यू चाहिए, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल की बात नहीं इसने की। इंटरनल एनवायरनमेंट मीन इंटरनल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे? पोर्टर वैल्यू चेन के थ्रू, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज, या वो 7 रिसोर्सेज हैं उनको पकड़ के बता दो ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, क्या ख्याल है? नहीं, आप क्या करें, एनालाइज एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, बेस्ट नहीं, एनालाइज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, पोर्टर 5 और 6 नहीं, एनालाइज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, जो अभी टेस्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए भी था। तो पोर्टर 5 फोर्सेस और पेस्टल दोनों, क्यों? एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड फर्म ऑपरेटिंग 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, मैक्रो एज वेल एज इंडस्ट्री, तो दोनों एनालाइज करेंगे। नहीं, एनालाइज पोजीशन ऑफ द बिजनेस, SWOT। सो यहां से हमें हमारी पोजीशन का पता चलेगा या वो फैक्टर्स का पता चलेगा जो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। सिर्फ करंट नहीं, हमने फ्यूचर भी देखना होता है। और अगर यहां से हमें पता चला हमारी पोजीशन वीक है, तो पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमने एंटर होना है कहां पे? स्ट्रेटजिक चॉइस में, जहां पे हमने क्या करना है, हमने जनरेट करनी है ऑप्शंस में, देखना है पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस, क्या अदर स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं, वो देखनी है मार्केट के अंदर। हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है उन ऑप्शंस को, मीन उनके प्रॉन्स, कॉन्स, कॉस्ट, बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखने हैं हर ऑप्शन के। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट करनी है एक बेस्ट ऑप्शन, और जो यहां से सिलेक्ट करेंगे उसे क्या करना है, बाद में इंप्लीमेंट करना है, पोजीशन स्ट्रांग बन जाएगी। अब कहते हैं ये ऑप्शन जनरेट कैसे करनी है। तो ऑप्शन जनरेट करने के लिए डिफरेंट राइटर्स ने अपने अपने मॉडल्स दिए हुए हैं, जिसमें एक मॉडल है पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। जेनेरिक बोले तो जनरल, जेनेरिक मीन जनरल। तो पोर्टर कहता है कि एक बिजनेस अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना सकता है, कैसे? कोई 3 जनरल स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी चूज करके। हाँ, क्या है वो 3 जनरल स्ट्रैटेजीज? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, एंड निशे मार्केटिंग, NICHE, नीच नहीं, निशे मार्केटिंग, जिसको फोकस्ड स्ट्रैटेजी का नाम भी दिया जाता है। तो अगर हमारी पोजीशन स्ट्रांग है तो उसे हम, वीक है तो उसे स्ट्रांग बना सकते हैं इनमें से कोई एक जनरल स्ट्रैटेजी चूज करके। कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि थ्रू लोअर कॉस्ट, मीन अपनी कॉस्ट लोअर करके आपने मार्केट में कम प्राइसेस चार्ज करके कस्टमर को खींच के पोजीशन स्ट्रांग बनानी है। पोजीशन स्ट्रांग कैसे बनेगी? जब कस्टमर आपके पास होंगे।
तो ये स्ट्रैटेजीज क्या हैं? कस्टमर को टारगेट करने की स्ट्रैटेजीज हैं। आप कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, पोजीशन स्ट्रांग बना सकते हो थ्रू कॉस्ट लीडरशिप। मीन आपने क्या करनी है? कॉस्ट कटिंग के थ्रू लो प्राइसेस चार्ज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। और कॉस्ट कटिंग इस तरह से करनी है कि क्वालिटी आपकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी वही रहनी चाहिए। कैसे हो सकती है ये कॉस्ट कटिंग? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल के बजाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट कम हुई तो हमारा पर यूनिट मार्जिन बढ़ गया। अगर हम थोड़ी प्राइस कम कर देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। या क्या करो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करके भी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। आइडल टाइम, ये क्या होता है? लेबर जो वेली बैठी है तो उसे वेला बिठाने के बजाय काम पे लगाओ, वो वेला बिठाने के पैसे पे नहीं करना पड़ेंगे तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। या आपकी प्रोडक्शन अगर डिफरेंट लोकेशन पे हो रही है और बीच में ट्रांसपोर्टेशन होती है तो आप डिफरेंट लोकेशन पे करने के बजाय एक ही लोकेशन पे कर दो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी? कम होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। ये भी क्या है? कॉस्ट कटिंग, जिससे क्वालिटी आपकी इफेक्ट नहीं होगी। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट लीडरशिप क्या है? थ्रू कॉस्ट कटिंग चार्जिंग लोअर प्राइसेस टू द कस्टमर, जिससे कस्टमर आने से पोजीशन आपकी स्ट्रांग मेंटेन हो जाएगी। या दूसरी ऑप्शन क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? कि प्राइस आपने वही चार्ज करनी है जो मार्केट में कंपैटिटर चार्ज कर रहा है या जो पहले आप चार्ज कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट की थोड़ी क्वालिटी अच्छी दे के, प्रोडक्ट के थोड़े फीचर अच्छे दे के आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इनहैंस्ड फीचर दे के। हम क्वालिटी अच्छी करने से, फीचर अच्छे देने से कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपका पर यूनिट मार्जिन कम होगा। क्या ख्याल है? लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी मार्केट प्राइस पे ही दे रहे हो तो कस्टमर ज्यादा आपको प्रेफर करेगा, तो आपका सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ख्याल है? पोजीशन स्ट्रांग बनाने के लिए या तो थ्रू कॉस्ट कटिंग लो प्राइस ही चार्ज करके कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, या मार्केट प्राइस पे ही इनहैंस्ड फीचर अच्छी क्वालिटी दे के कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। लेकिन वो डिफरेंशिएशन में कहता है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी देते हो, फीचर अच्छे देते हो तो कंपैटिटर कॉपी कर लेते हैं। तो फिर क्या करना आपने? कुछ ऐसा डिफरेंट देन कंपैटिटर करके कस्टमर को खींचना है जो कंपैटिटर नहीं कर रहा। और वो डिफरेंट क्या हो सकता है? हैवी मार्केटिंग भी हो सकती है। किसी एक मेन पर्सनालिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। क्या ख्याल है? क्यों? वो पर्सनालिटी अब कंपैटिटर के पास तो नहीं ना ब्रांड एम्बेसडर ऐसे जाएगी, तो उससे कस्टमर आपकी तरफ आएगा, पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन हो जाएगी। लेकिन मेनली डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देके, उसका डिजाइन अच्छा देके, उसके फीचर अच्छे देके कस्टमर को अट्रैक्ट करना एट मार्केट प्राइस। या आपके पास तीसरी ऑप्शन भी है, निशे मार्केटिंग, जिसको फोकस स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। और इसका मतलब क्या है? टू टारगेट a particular segment of market, to target a particular segment of market। segment of market का मतलब क्या है? a particular type of customer, particular segment बोले तो टाइप ऑफ कस्टमर। क्या आप मार्केट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप कस्टमर की आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट कर लो, उसकी नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स बना के सेल करो। और आप अगर उस सेगमेंट को टारगेट किए हुए हो, कोई और नहीं कर रहा, तो आपकी क्या होगी? मोनोपोली और पोजीशन स्ट्रांग। लाइक एक ऐसा कस्टमर टारगेट कर लो जो सपोज शेख है, प्राइस टैग देके प्रोडक्ट बाय करता है, क्वालिटी को नहीं देखता, तो क्या करो? गंदी से गंदी क्वालिटी बनाओ लो से लो कॉस्ट पे, ताकि मार्केट में सबसे कम प्राइस किसकी होनी चाहिए? आपकी। क्यों? कस्टमर क्या देख रहा है? सिर्फ प्राइस, क्वालिटी नहीं देख रहा। तो आप भी क्या करो? इतनी लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन करो कि कम से कम प्राइस मार्केट में आपकी होगी। और इससे क्या करोगे? जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है वो आपने टारगेट कर लिया, जिसको बोलते हैं फोकस कर लिया आपने एक ऐसे कस्टमर को जो क्या देख रहा है? प्राइस या कॉस्ट को देख रहा है, मीन कॉस्ट फोकस्ड। या क्या करो? टारगेट कर लो एक ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को जो हाई क्वालिटी चाहता है, लग्जरी चाहता है, प्राइस को नहीं देखता। तो आप क्या करो? वेरी हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करो। और कस्टमर जब प्राइस को नहीं देख रहा तो आप अपनी मर्जी से फिर हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकते हो। क्या ख्याल है? जिससे क्या हुआ?
एक सेपरेट आपकी मार्केट बन गई, कस्टमर बन गया, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, जिसे क्वालिटी फोकस्ड का नाम दिया जाता है। मीन ये क्या है, कंपटीशन मार्केट के अंदर रहते हुए कस्टमर को खींचना, इसमें कॉस्ट कटिंग के थ्रू लो प्राइसेस चार्ज करके, और इसमें अच्छे फीचर देके। इसमें क्या है, कंपटीशन गया भाड़ में, आपने अपनी एक सेपरेट मार्केट बना ली, एक सेपरेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट कर लिया। ऐसा कस्टमर जो लो प्राइस प्रोडक्ट चाहता है, तो आप लो से लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनाओ, ताकि मार्केट में सबसे कम प्राइस आपकी हो। कॉस्ट ना कस्टमर देख रहा है, क्वालिटी ना आप देखो। जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सुजुकी मेहरान। क्या ख्याल है, जिसको भी सस्ती कार चाहिए कहां पे जाएगा, सुजुकी मेहरान के पास, होंडा टोयोटा के पास नहीं। क्या ख्याल है, होंडा टोयोटा की तो प्राइसेस ही 25 लाख से स्टार्ट हो रही हैं। जिसको अंडर 10 लाख कार चाहिए कहां पे जाएगा, सुजुकी के पास जाएगा। क्वालिटी ना कस्टमर देख रहा है, ना आप दे रहे हो। क्या ख्याल है, कार चलते हुए साइड मिरर हवा से बंद हो जाता है, दरवाजे को मुक्का मारो अंदर हो जाएगा। क्वालिटी ना कस्टमर देख रहा है, ना आप देखो, बस कम प्राइस आपकी होनी चाहिए। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर को आपने टारगेट कर लिया, बाकी मार्केट गई भाड़ में। होंडा टोयोटा कहां पे लगे हुए हैं, यहां पे। होंडा अच्छे फीचर दे रहा है, टोयोटा थोड़ी प्राइस कम दे रहा है कॉस्ट कटिंग के थ्रू। सुजुकी मेहरान अपना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर टारगेट कर लिया। या टारगेट कर लो ऐसे कस्टमर को जिसको हाई क्वालिटी चाहिए, और वो कौन है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज। जिसने अपना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर टारगेट किया हुआ है, कौन सी क्लास, रिच क्लास, जिसे अच्छी कंफर्टेबल स्पेशियस गाड़ी चाहिए। प्राइस वो नहीं देख रहा, उसे बस गाड़ी यूनिक चाहिए। क्या कह रहा, ये इसकी एक एग्जांपल हमारी बुक में उसने दी थी एक दफ़ा। एस्टन मार्टिन अमेरिका की एक कंपनी है जो क्या करती है, फार्मूला 1 रेसिंग कार्स बनाती है। और जिसको भी रेसिंग कार चाहिए, एस्टन मार्टिन के अलावा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर कार की चार्ज करता है। लोग विलिंग टू पे हैं, क्यों, जिसको भी रेस के लिए कार चाहिए वो कहां पे जाएगा, एस्टन मार्टिन के पास। हाँ, जिसको सस्ती कार चाहिए वो कहां पे जाएगा, सुजुकी के पास, होंडा टोयोटा के पास नहीं। हाँ, रूटीन में चलाने की कार चाहिए तो वो कहां पे जाएगा, होंडा टोयोटा के पास। क्यों, रूटीन में चलाने के लिए आपने सेफ्टी भी देखनी है ना। लेकिन सस्ती कार वाले होंडा टोयोटा नहीं, सुजुकी। सुजुकी ने क्या किया है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट मीन टाइप ऑफ कस्टमर टारगेट किया हुआ है। कौन सा टाइप ऑफ कस्टमर, जिसको लो प्राइस प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी नहीं। एस्टन मार्टिन ने टारगेट किया एक ऐसा कस्टमर जिसको रेसिंग कार चाहिए, जो उसको होंडा टोयोटा से, सुजुकी से नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी, एस्टन मार्टिन से मिलेगी। इसलिए वो फिर अपनी मर्जी की हाई प्राइसेस भी चार्ज करता है, और लोग विलिंग टू पे हैं। सो पोजीशन अगर हमारी वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। तो पॉटर कहता है, भाई मेरे जेनेरिक स्ट्रैटेजीज मॉडल में से कोई एक जनरल स्ट्रैटेजी आप चूज करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्यों, पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या है, कस्टमर खींचना। तो कस्टमर आप खींच सकते हो कैसे, अपनी कॉस्ट लोअर करके, कम प्राइसेस के थ्रू भी। कस्टमर आप खींच सकते हो प्राइस मार्केट वाली ही अच्छी क्वालिटी के थ्रू भी। या कस्टमर आप खींच सकते हो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर को टारगेट करके भी। हाँ, वो टारगेट क्या हो सकता है, कॉस्ट फोकस्ड हो सकता है या फिर क्वालिटी फोकस्ड हो सकता है। ये मॉडल एज सच पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज के नाम से हमारे सिलेबस में मुझे नजर नहीं आया, लेकिन ये वर्ड्स मुझे कहीं पे नजर आए थे। सेगमेंट ऑफ मार्केट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो उस मतलब के साथ कॉस्ट लीडरशिप एक मतलब हमने फजूल में पढ़ लिया, अदरवाइज शायद समझ नहीं आनी थी उसकी। ठीक हो गया। ये जो पॉटर जेनेरिक है, इसको पॉटर कंपैटिटिव स्ट्रैटेजीज का नाम भी दिया जाता है। कंपैटिटिव बोले तो कंपटीशन को डील करने की स्ट्रैटेजीज। कंपटीशन को कैसे डील किया जा सकता है, थ्रू कॉस्ट कटिंग, लोअर प्राइसेस चार्ज करके, या फिर कंपैटिटर वाली ही प्राइस अच्छी क्वालिटी के थ्रू ऑफर करके, या कंपटीशन गया भाड़ में एक सेपरेट कस्टमर को टारगेट करके।
आज क्या पढ़ा हमने? सिर्फ ये 3 जनरल स्ट्रैटजीज। बाकी हमने सीखा कि जो बोर्ड पे वर्ड्स लिखे होते हैं हमने सिर्फ इनको दिमाग में बिठाना है। ये क्यों है वर्ड, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो दिमाग में बिठाना है, और अगर वो दिमाग में है तो इन वर्ड्स को हम सिनेरियो के साथ रिलेट भी कर लेंगे। इन वर्ड्स को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस में लिख भी लेंगे, मतलब क्या इनका। भाग जाओ, कल मिलते हैं।